बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब देखें, ये जो चैप्टर है इसकी एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में एमसीक्यूज भी हैं और इसमें बाकी क्वेश्चन भी हैं। अब ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमें काफी ज्यादा थ्योरी को देखना पड़ेगा, और ये जो थ्योरी है इसको आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आपको ये थ्योरी लाजिम लाजिम समझना पड़ेगी, तभी आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर रट्टे वाला कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। जाहिर है आपने बोर्ड का इम्तिहान देना है तो थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगी। अब ये जो वीडियो है इसमें मैं पहले इसकी थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर हो, ठीक है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे ताकि हम एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आपको थोड़ा सा दिल बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि थ्योरी जो है वो स्टूडेंट्स को काफी बोरिंग लगती होती है, और इस चैप्टर की थ्योरी थोड़ी है भी बोरिंग, लेकिन आपको हर हाल में इस थ्योरी को समझना पड़ेगा, फिर ही आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। देखिए, ये मैंने कुछ मेन जो पॉइंट है थ्योरी के उनको हाईलाइट किया हुआ है। बस हम ये डिस्कस करते हुए तेजी से निकलेंगे और फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो देखें, ये जो चैप्टर है ये लॉजिक के बारे में है। लॉजिक का मतलब ये है कि हम अपने दिमाग या अपने अकल का इस्तेमाल करते हुए अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ कोई अगर काम करते हैं तो हम वाकयात को देखते हैं, हालात का मुशाहिदा करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम मुख्तलिफ मुशाहिदात का जायजा लेते हैं, हालात को परखते हैं और उसकी रोशनी में किसी नतीजे में पहुंच के कोई काम करते हैं, तो इस चीज को लॉजिक बोलते हैं, ठीक है। यही चीज हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ टर्म्स है जो कि बार बार इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे, तो उन टर्मिनोलॉजीज को समझना जरूरी है। सबसे पहले इसमें देखें, हम देखते हैं इंडक्शन। इंडक्शन या इंडक्टिव रीजनिंग, ये एक लफ्ज आएगा इस एक्सरसाइज में। इंडक्शन का मतलब देखें, ये मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया हुआ, ये इसकी डेफिनेशन अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं कि वी ऑफन ड्रॉ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस। इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी नतीजा पर पहुंचने से पहले कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई छोटी छोटी मुशाहिदात चीजों को नोट करते हैं और उस बेस पे हम फिर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने मिसाल दी है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो कि पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाता है और उससे उसको एलर्जी हो जाती है, ठीक है। अब वो 2-3 बार पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाता है और हर बार उसको एलर्जी हो जाती है। तो यहाँ पर उसने क्या मुशाहिदा किया कि जब भी वो पेंसिलिन इंजेक्शन लगाता है तो उसको एलर्जी हो जाती है। तो अब वो उस नतीजे पे पहुंचा कि वो जब भी पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाएगा तो उसको एलर्जी हो जाएगी। अब इस नतीजे पर वो किस तरह पहुंचा कि उसने 2-3 बार इस चीज को ऑब्जर्व किया, इस चीज को एक्सपीरियंस किया। तो इस चीज को इंडक्शन कहते हैं। यानी कि इंडक्शन में हमें किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ते हैं, कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। और उन एक्सपेरिमेंट या उन ऑब्जर्वेशन के नतीजे में हमारे पास जो नॉलेज आता है, उस बेस पे जब हम किसी कंक्लूजन पे या किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो इसको इंडक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद एक और लफ्ज आएगा डिडक्शन, या इसको डिडक्टिव रीजनिंग भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब डिडक्शन जो है, इसको इंडक्शन की तरह पहले हमें प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसमें हमारे पास जो हालात होते हैं या मुशाहिदात होते हैं या एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी बेस पे हम पहले से ही कह देते हैं कि ये चीज ट्रू है या ये चीज सही है, या इसमें हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कि मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रेमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू इज कॉल्ड डिडक्शन, ठीक है। ये डिडक्शन में हम जो नताइज अखज करते हैं वो हम उन चीजों की बुनियाद पे करते हैं जो कि हम समझते हैं कि सही होंगे, ठीक है। पहले से ही हम उन पे यकीन रखते हैं। अब इसकी इसने एग्जांपल दी है कि ऑल मेन आर मॉर्टल, तमाम इंसान जो इस दुनिया में आए हैं वो फानी है, उन्होंने एक दिन यहाँ इस दुनिया से चले जाना है, ठीक है। और हम भी इंसान हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हम भी फानी है, हमने भी इस दुनिया से एक दिन चले जाना है, हमने भी एक दिन मर जाना, ठीक है। तो इस नतीजे पर हम किस तरह पहुंचे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी ट्रू एविडेंस है, ठीक है। हमारे सामने एक सच्चाई है, हम जानते हैं कि हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है, ठीक है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि हमने भी इस दुनिया से एक दिन चले जाना है, ठीक है। तो इस चीज को डिडक्शन कहेंगे, ठीक है। इंडक्शन में हमें किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ते हैं, ठीक है। और उन एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे फिर हम नतीजा हस करते हैं कि ये चीज सही है या गलत है, ठीक है। और जो डिडक्शन है इसमें हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता, हमारे पास ऑलरेडी ऐसी चीजें या ऐसी मालूमात होती हैं जिस बेस हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि ये जो चीज है ये ट्रू है, ठीक है। तो ये इंडक्शन और डिडक्शन, ये दो चीजें हमने देख ली। उसके बाद स्टेटमेंट। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम स्टेटमेंट का वर्ड बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होगी, देखें, अ सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। कि हमारे सामने कोई भी जब कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगी, जिस तरह के देखें ये एक्सप्रेशन है 3 + 4 = 7, ठीक है।
या कोई हमारे सामने कोई भी सेंटेंस या स्टेटमेंट हो सकती है, जैसे कि अली स्कूल जा रहा है, ठीक है, या फातिमा ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो ये स्टेटमेंट है, ठीक है। या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकती है जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस किस्म की जो एक्सप्रेशन या सेंटेंसेस आएंगे उनको हम स्टेटमेंट कहेंगे, ठीक है। अब वो जो स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन होंगी वो या तो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, ठीक है, या वो सही होंगी या गलत होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक ही टाइम पे वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, ठीक है। यानी कि ये दोनों चीजें ट्रू फॉल्स एक ही टाइम पे नहीं हो सकती, या तो वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी या वो जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी। अब यहां पर देखें, इसने दो एग्जांपल यहां पर लिखी है। पहली वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, कि ट्राइंगल की जो अंदरूनी जाविये हैं उनको अगर हम जमा करें तो हमें 180 डिग्री मिलता है, ठीक है। इस चीज को प्रूव किया जा चुका है, तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। और नीचे उसने एक और स्टेटमेंट की मिसाल दी है, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 उसने लिखा है, हालांकि देखें 3 प्लस 4 7 होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये एक स्टेटमेंट तो है लेकिन फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये पहली वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट की एग्जांपल उसने दे दी, और ये दूसरी वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट की उसने एग्जांपल दे दी, ठीक है। ये हो गया स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। ये कुछ साइन है, कुछ सिंबल है जो कि इस क्वेश्चन जब आएंगे वहां पर हम सॉल्व करेंगे तो हम ये मुख्तलिफ सिंबल से हमें पाला पड़ेगा, ठीक है। इनको लॉजिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखें, इनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट दी जाएंगी, कुछ एक्सप्रेशन होंगी, कुछ सेंटेंसेस होंगी, ठीक है। तो वो जो स्टेटमेंट अभी हमने ऊपर देख के आए कि स्टेटमेंट किसको कहते हैं, तो वो जो स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन होंगी उनको हम कभी पी के को लग दिया करेंगे, कभी क्यू के को लग दिया करेंगे, ठीक है। जिस तरह हम पीछे भी मैथ में जब क्वेश्चन करते थे तो हम कहते हैं जी लेट ये चीज एक्स के इक्वल है, ये चीज वाई के इक्वल है, तो यहां पर हम ये करेंगे कि वो जो स्टेटमेंट हुआ करेंगी या जो भी एक्सप्रेशन हमारे सामने आएगी उनको हम कभी पी के को लग दिया करेंगे, कभी क्यू के को लग दिया करेंगे। तो जब भी ये लेटर पी और क्यू आएगा इस एक्सरसाइज में तो आप ये समझ लेना है कि ये किसी स्टेटमेंट को जाहिर करते हैं, किसी एक्सप्रेशन को जाहिर करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक हमारे सामने इस तरह का सिंबल आएगा, ये अलिफ के ऊपर जिस तरह मद का साइन होता है, अलिफ मद आ, इंग्लिश में इसको टिल्डा बोलते हैं, TILDE, ठीक है। यहां पर हम इसको क्या कहेंगे मैथमेटिक में, इसको हम पढ़ेंगे नॉट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जब किसी भी स्टेटमेंट के साथ लगा लेंगे हम, जिस तरह ये देखें यहाँ पर इसको इस पी के शुरू में इसको लगा दिया गया है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट की मीनिंग को उलट देगा, ठीक है। मसलन मैं कहता हूं कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है अली स्कूल जा रहा है, इसको अगर हम पी के को लग दें कि अली स्कूल जा रहा है, तो इस पी के साथ अगर मैं नॉट लगा दूंगा तो फिर हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी कि अली स्कूल नहीं जा रहा, हम उसको मनफी कर दिया, हमने जो स्टेटमेंट थी उसको मनफी कर दिया, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे हम किस तरह, नॉट पी या निगेशन ऑफ पी भी पढ़ सकते। निगेशन का मतलब होता है मनफी करना या किसी चीज के ऑपोजिट होना, ठीक है। तो ये जो साइन है ये नॉट ऑपरेटर कहलाएगा, और ये किसी भी स्टेटमेंट के साथ जब लगेगा तो उस स्टेटमेंट की मीनिंग को उलट देगा, ठीक है। और इसको हम पढ़ेंगे नॉट पी या निगेशन पी। तो ये हमने पहले वाला ऑपरेटर देख लिया नॉट का। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर है देखें, ये इसको हम पढ़ेंगे एंड, ठीक है। ये अगर वी को आप उल्टा करें तो इस तरह का सिंबल बन जाता है, इसको पढ़ेंगे हम एंड, और इसका इस्तेमाल एक से ज्यादा स्टेटमेंट के साथ होगा, ठीक है। देखिए मसलन हमारे सामने दो स्टेटमेंट हो पी और क्यू, तो इनके साथ हम ये एंड का ऑपरेटर यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे पी एंड क्यू। इसको हम पढ़ेंगे किस तरह, पी एंड क्यू। जब भी ये उल्टा वी वाला सिंबल आएगा तो इसको हमने एंड पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद एक और ऑपरेटर है, ये वी की तरह है, इसको हम पढ़ेंगे और, ठीक है। और ये भी एक से ज्यादा स्टेटमेंट के साथ यूज होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक पी है और एक क्यू है, तो इनको अगर हम ये और ऑपरेटर के साथ लिखना चाहें तो हम लिखेंगे पी और क्यू, ठीक है। इसको पढ़ेंगे किस तरह, पी और क्यू। आपने इस फर्क को समझना है, अगर ये उल्टा वी या ये एंड वाला ऑपरेटर आएगा तो फिर आपने इसको पी एंड क्यू पढ़ना है, और अगर इस तरह ऑपरेटर आएगा तो फिर इसको आपने पी और क्यू पढ़ना है, ठीक है। इसको आपने आपस में मिक्स नहीं करना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और ऑपरेटर है, ये देखें एरो का साइन, इसको हम पढ़ा करेंगे इफ देन। आगे इसकी डिटेल आ रही, मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक इसको इफ देन भी कहते हैं या इसको इंप्लाइज भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अब आपके पास दो स्टेटमेंट है पी क्यू, तो इनको अगर हम इस ऑपरेटर के साथ लिखना चाहें इफ देन ऑपरेटर के साथ, या इसको इंप्लाइज भी कहते हैं, या इसके लिए आगे एक लफ्ज आ रहा है कंडीशनल, ठीक है, इसको कंडीशनल भी कहते हैं। तो इस ऑपरेटर के साथ अगर आप यूज करना चाहेंगे तो ये मैंने लिखा है पी लिखा, फिर मैंने ये वाला जो ऑपरेटर है ये जो एरो मार के इसको डाला, फिर मैंने क्यू लिखा, तो इसको पढ़ेंगे किस तरह, इफ
P देन Q, कि अगर P होगा तो फिर Q होगा। ठीक है, ये आगे जब क्वेश्चन आएंगे वहां पर मजीद एक्सप्लेन करूंगा। आपने परेशान नहीं होना है, आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, और ये टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पर आ रही है इनको आपने थोड़ा समझने की कोशिश करना है। आगे जब क्वेश्चन आएंगे वहां पर ये इस्तेमाल होंगे, वहां पर इनका यूज काफी इजी है, लेकिन शुरू में थोड़ा सी अभी आपको बिल्कुल नई चीज है ना, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगी ये, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली फिर क्लियर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इसको देखना, ये चीज देखना, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, अगर आप ये वाला पार्ट देखें बगैर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, तो ये हमारा जो ये इंप्लाइज या इफ देन वाला ऑपरेटर है, इसको जो है हम किस तरह पढ़ेंगे, इफ P देन Q, या इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं P इंप्लाइज Q। ठीक है, और उसके बाद देखें ये एक और लास्ट वाला ऑपरेटर है। अब इसमें ये टू वे एरो है। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड पे एरो बना हुआ है। ठीक है, तो इसको इक्विवेलेंस टू भी कहते हैं या इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं। ठीक है, ये यहां पर देखें अगर दो स्टेटमेंट हो P और Q, इनके दरमियान इस तरह आएगा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे किस तरह, हम पढ़ेंगे इसको P इफ एंड ओनली इफ Q। ठीक है, या इसको हम पढ़ेंगे P इज इक्विवेलेंट टू Q। अब इसका क्या मतलब है, ये आगे जब क्वेश्चन आएगा वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपने ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये सिंबल और इनके नाम आपने याद रखने हैं, और इनको हम पढ़ते किस तरह है ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अब हम इनकी मजीद थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। देखें, अब सबसे पहले ये नॉट या ये निगेशन वाला ऑपरेटर था, इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। हम देखते हैं कि इनके हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये इस तरह के हमें टेबल बनाने पड़ेंगे, इनको ट्रुथ टेबल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट P हो तो इसका निगेशन या इसका नॉट क्या होगा, हम P के साथ ये नॉट का साइन लगा लेंगे और इसको पढ़ेंगे किस तरह, नॉट P। ठीक है, ये चीज हम पढ़ के आए। अब इसका अगर हम टेबल बनाना चाहें, ये अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट P है, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। यही चीज हम स्टेटमेंट की डेफिनेशन में पढ़ के आए थे। स्टेटमेंट जो है वो या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, दोनों एक ही टाइम पे नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो P है ये या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो ये हमने इसका पहला कॉलम बना लेना है। हमें जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी उसको एक दफा हमने ट्रू की को रख देंगे, एक दफा हम फॉल्स की को रख देंगे। अब इसका अगर हम ये नॉट P लिखना चाहें तो अब देखें अगर ये स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हो तो इसकी फिर निगेशन या नॉट P क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ट्रू का उलट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो इसका फिर नॉट P क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके ऑपोजिट हो गया ना। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है। ठीक है, आगे हम मजीद ऑपरेटर की भी ट्रुथ टेबल बनाना सीखेंगे, इसके फिर क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया निगेशन या नॉट वाला जो ऑपरेटर है उसका ट्रुथ टेबल हो गया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन देखें अगर हम ये दो स्टेटमेंट हो P और Q, इनके दरमियान अगर ये एंड का साइन आएगा तो इसको हम कंजक्शन कहेंगे। और इसमें आपने बस एक चीज याद रखनी है, इसका आपने रट्टा लगा लेना है कि ये कंजक्शन जो है ये सिर्फ उस केस में ट्रू होता है जब ये P और Q दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, तो हमारे पास इस कंजक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, अब इसको मैं ट्रुथ टेबल से भी यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। इस कंजक्शन के जो ट्रुथ टेबल है वो इस तरह बनेगा। ठीक है, देखिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक P है और एक Q है। तो अब देखें यहाँ पर मैं आपको जो चीज बताऊंगा ये चीज हम आगे जितने भी ट्रुथ टेबल बनाएंगे सब में ये रिपीट करेंगे। अगर आपके पास इस तरह दो स्टेटमेंट होंगी और उनके लिए अगर आपको कोई भी ट्रुथ टेबल बनाना पड़े, जैसे यहाँ पर हम कंजक्शन के लिए बना रहे हैं, तो आपने पहली वाली स्टेटमेंट का जो कॉलम है P उसको लिखना है और उसमें पहली वाली जो दो एंट्रीज है वो आपने ट्रू कर लेनी है और आखिरी वाली दो एंट्रीज को फॉल्स कर लेना है। यानी कि पहले दो बार आप ट्रू लिख लेंगे, आखिरी दो बार आप फॉल्स लिख लेंगे। ठीक है, ये आपने हर ट्रुथ टेबल में ऐसे ही करना है। और जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है Q, इसमें देखें हम अब ये कॉम्बिनेशन यहां पर लिख देखें। अब पहली वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो दूसरी वाली स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, या पहली वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो दूसरी वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है। ठीक है, इसी तरह अगर पहली वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो दूसरी वाली स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, या पहली वाली स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगी तो दूसरी वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स हो सकती है। ये चार कॉम्बिनेशन यहां पर बन सकती है इसकी। ठीक है, अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता या इस तरह आप इसको याद नहीं रख सकते तो यहाँ पर जिस तरह ये P स्टेटमेंट के लिए आपको मैंने बताया कि आप पहले दो बार T लिख देंगे या ट्रू लिख देंगे और आखिरी दो बार फॉल्स लिख लेंगे। जब आप ये Q स्टेटमेंट के लिए कॉलम बनाएंगे तो इसमें आप एक बार ट्रू लिख दें, एक बार फॉल्स लिख दें, फिर एक बार ट्रू लिख दें, एक बार फॉल्स लिख दें, तो आपकी ये चारों कॉम्बिनेशन आपस में पूरी हो जाती है। ठीक है, तो अब देखें जिस तरह आपको मैंने बताया कि कंजक्शन जो है ये सिर्फ उसी केस में ट्रू होता है जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। ठीक है, तो देखें जो पहली बार यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ पर P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो हमारा जो रिजल्ट है ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें कि दोनों वैल्यूज ट्रू है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, कभी एक स्टेटमेंट ट्रू हो रही है तो दूसरी फॉल्स हो रही है, कभी पहली वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है दूसरी वाली ट्रू हो रही है, और यहाँ पर तो दोनों ही फॉल्स हो रही है।
तो अब इस केस के लिए हमेशा जो कंजक्शन की वैल्यू आएगी ये फॉल्स आएगी, ठीक है। तो आपको जब भी कंजक्शन के लिए यानी कि ये जो एंड ऑपरेटर है इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा, तो आपने सिर्फ एक चीज को रट लेना है, एक चीज को आपने याद रखना है कि ये सिर्फ उसी केस में ट्रू होगा जब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, ठीक है। आपने जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तो यहां पर आपने ट्रू लिख देना है, बाकी सारे केसेस के लिए आप फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। और उसके बाद आ जाए जी डिस्जंक्शन, या ये जो और ऑपरेटर हम पढ़ के आए थे ये वाला, इसका यूज देखते हैं। इसका मतलब है देखें, ये अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट हो P और Q, तो इन दोनों स्टेटमेंट के दरमियान इसको इस तरह लिखा जाता है और इसको पढ़ा किस तरह जाता है, जैसे आपको मैंने पीछे बताया, हम पढ़ेंगे P और Q, ठीक है। अब ये डिस्टिंक्शन के लिए जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि ये सिर्फ एक केस के लिए फॉल्स हो सकता है जब ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी, ठीक है। देखें, ये दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स होंगी तो हमारा जो ये डिस्टिंक्शन की वैल्यू है ये फॉल्स हो जाएगी, अदरवाइज ट्रू हो जाएगी। यानी कि ये जो हम कंजक्शन पढ़ के आए थे उसके ऑपोजिट हो गया। वहां पर आपको मैंने बताया था कि आपने ये चीज याद रखनी है कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो आपका जो रिजल्ट है या कंजक्शन की वैल्यू है वो ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। और यहां पर आपने ये याद रखना है कि अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर ये जो डिस्टिंक्शन है इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू होगी, ठीक है। अब यहां पर भी देखें, मैंने जो ट्रुथ टेबल बनाया इसको मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं। हमारे पास दो स्टेटमेंट है P और Q। तो जिस तरह आपको मैंने पिछले ट्रुथ टेबल में बताया कि पहले स्टेटमेंट के लिए आप 2 बार T लिख देंगे, 2 बार फॉल्स लिख देंगे, और दूसरे स्टेटमेंट के लिए आप एक बार ट्रू लिख देंगे, एक बार फॉल्स लिख देंगे, फिर एक बार ट्रू लिख देंगे, एक बार फॉल्स लिख देंगे, तो आपके पास ये सारी कॉम्बिनेशन पूरी हो जाती है। अब आपको मैंने बताया कि जो ये डिस्टिंक्शन है ये किस केस में फॉल्स होता है, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो। तो ये जो लास्ट वाली ऑप्शन है यहां पर ये दोनों फॉल्स है तो इसके लिए आप फॉल्स लिख लेंगे। बाकी यहां पर देखें कहीं भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो, ठीक है। यहां पर दोनों ट्रू है, यहां पर ये दूसरी वाली फॉल्स है और यहां पर पहली वाली फॉल्स है, तो इस केस के लिए फिर आप हमेशा ट्रू लिख लिया करेंगे, ठीक है। फॉल्स आपने सिर्फ उस केस में लिखना है जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो, ठीक है। तो ये हमने डिस्जंक्शन को देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इंप्लीकेशन या कंडीशनल। हमने पीछे ये एरो साइन पढ़ा था, इसको हमने पढ़ा था इफ P then Q, या हमने इसको पढ़ा था P implies Q, ये चीज हम पढ़ के आए थे, ठीक है। तो अब इसका जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो उसके लिए अब आप एक चीज ध्यान में रख लें कि अगर P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा तो फिर ये जो इंप्लीकेशन या कंडीशनल है ये हमारे पास इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है। यहां पर भी अब आपने ये चीज रख लेनी है, ठीक है। देखिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूं। हमने जो ऊपर कंजक्शन पढ़ा था उसमें मैंने आपसे कहा था कि जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो कंजक्शन की वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। फिर हमने डिस्टिंक्शन का पढ़ा कि अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी तो डिस्टिंक्शन की वैल्यू फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू होगी। और यहां पर अब एक पॉइंट हमने याद रखना है कि अगर पहले वाला ट्रू होगा दूसरे वाला फॉल्स होगा तो फिर हमारा जो रिजल्ट है फॉल्स आएगा, अदरवाइज ये सारी वैल्यूज ट्रू आएंगी, ठीक है। कंडीशनल या इंप्लीकेशन की जो वैल्यूज हैं ये सिर्फ उस केस में फॉल्स होती हैं जब ये दोनों वैल्यूज यानी कि P भी फॉल्स हो, Q भी फॉल्स हो, तो फिर ये जो कंडीशनल है या इंप्लीकेशन है इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, अदरवाइज ये ट्रू होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, देखिए हमारे सामने जैसा यहां पर अब है P implies Q या if P then Q, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशनल है, तो इसमें जो पहली वाली वैल्यू होती है इसको एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरी वाली वैल्यू होती है इसको कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपने याद रखनी है। अब ये काफी सारी चीजें इस थ्योरी में आ रही हैं, नई नई चीजें हैं, नए नए टर्म यहाँ पर आ रहे हैं, नए नए अल्फाज आ रहे हैं, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर एक तो ये बार बार रिपीट होंगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये फिर थोड़ा मजीद इजी लगता है। अभी थ्योरी में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी, आपने दिल नहीं छोड़ना हो। एक तरह वो कहते होते हैं ना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, बाकी अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। तो ये जो इंप्लीकेशन या कंडीशनल का ट्रुथ टेबल है वो इस तरह आप बना लेंगे, ठीक है। यहां पर भी देखें, एक स्टेटमेंट P है, एक Q है। P के लिए आपको मैंने बताया कि आपने 2 बार ट्रू लिख देना है, 2 बार फॉल्स लिख देना है, और Q के लिए आपने अल्टरनेट लिख देना है, पहले ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स, ठीक है। तो ये आपके पास चारों कॉम्बिनेशन पूरी हो जाती है। अब यहां पर आपको मैंने बताया कि आपने सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि अगर पहले वाला ट्रू होगा और दूसरे वाला फॉल्स होगा तो हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो आपने इस तरह इसका ट्रुथ टेबल बना है, इसको कंडीशनल या इंप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट हम देखते हैं ये है बाय कंडीशनल, ठीक है। इसको इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। तो इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो इस तरह बनेगा। मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन जिस तरह के पीछे हमने ट्रुथ टेबल बनाए उसमें हमने एक एक पॉइंट याद रखने को मैंने आपको बोला है कि आपने एक एक पॉइंट याद रखना है, तो उसके हिसाब से आपकी जो वैल्यूज है ये आ जाती हैं। यहां पर अब याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हो या दोनों वैल्यू फॉल्स हो, ठीक है,
तो फिर आपका ये जो बाई कंडीशनल की वैल्यू है ये ट्रू होगी हमेशा। ठीक है, यहां पर आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो तो हमारा ये जो बाई कंडीशनल की वैल्यू है ये ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, लेकिन बहरहाल आपने ये चीज याद रखनी है। देखिए, अब मैं इस टेबल को स्टेप बाय स्टेप जो है बिल्ड करता हूं या स्टेप बाय स्टेप इसको मैं बनाता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास अब दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, तो आप उसी तरह लिख लेंगे, पी को पहली बार 2 बार ट्रू लिख देंगे और आखिर में 2 बार फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, फिर क्यू का कॉलम लिखेंगे तो आपको मैंने बताया कि आप इसको ऑल्टरनेट लिख देंगे, ऑल्टरनेट वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि पहले ट्रू पुट कर लें, फिर फॉल्स पुट कर लें, फिर ट्रू पुट कर लें, फिर फॉल्स पुट कर लें, तो ये हमारी जो सारी कॉम्बिनेशन होती है इस तरह पूरी हो जाती है। ठीक है, अब देखें यहां पर ये बाय कंडीशनल है। बाय कंडीशनल का मतलब ये है कि ये पी इंप्लॉइज क्यू भी है और Q इंप्लाइज P भी है। ठीक है, यानी कि ये P से Q की तरफ भी जा रहा है और Q से P की तरफ भी जा रहा है, दोनों तरफ में चूंकि ये जा रहा है इसलिए इसको बाय कंडीशनल या इक्विवेलेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें पहले अगर हम ये PQ यहां पर वैल्यूज पुट करना चाहें तो हम ये पीछे सीख के आए थे कि जो इंप्लाइज है या इफ देन कंडीशन है, यानी कि जब ये एरो वाला साइन आएगा तो मैंने आपको बताया था कि ये किस केस में फॉल्स होता है, जब पहले वाला ट्रू हो और दूसरे वाला फॉल्स हो तो ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। ठीक है, तो यहां पर देखें पहले वाला P है और दूसरे वाला Q है। अब P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो गया, बाकी सारा ट्रू हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम लिखते हैं Q इंप्लाइज P या इफ Q देन P, इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो यहां पर भी हमने वही करना है कि जो अगर पहले वाला ट्रू होगा दूसरे वाला फॉल्स होगा तो इसमें जो इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, अदरवाइज ट्रू आएगी। तो अब देखें पहले कौन सा आ रहा है, Q आ रहा है और बाद में कौन सा आ रहा है, P आ रहा है। तो अब देखें ये पहले वाला Q ये ट्रू हो गया और बाद वाला फॉल्स हो गया, तो अब ये जो है फॉल्स हो जाएगा, बाकी सारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखें ये हमारे पास आखिर में जो दो कॉलम बने, अब इसको देख लें, यहां पर चूंकि ये एंड का ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, P इंप्लॉइज Q एंड Q इंप्लॉइज, ये एंड का मतलब आपको मैंने बताया था कि अगर दोनों ट्रू होंगी तो ये ट्रू होता है, ये आपको मैंने बताया था ना। तो देखें अब हमारे पास ये जो दो वैल्यूज आई हैं इसमें ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू हो गया, और यहां पर ये फॉल्स है ये ट्रू है, अब दोनों ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहां पर ये ट्रू है ये फॉल्स है, दोनों ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो गया, और आखिर में ये दोनों ट्रू हैं तो देखें हमारे पास ये ट्रू वैल्यू आ, तो ये हमारे पास इसका फाइनल ट्रुथ टेबल बन जाता है। लेकिन अब इसको मैंने आपको बताया, याद रखने का तरीका क्या है कि ये जो शुरू की दो स्टेटमेंट है इनकी बेस पे आप ये वाली वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट की वैल्यूज अगर एक जैसी हो, यानी कि या तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स होंगी, तो हमारे पास इसकी वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। ठीक है, ये हमने बाय कंडीशनल का जो ट्रुथ टेबल है वो भी हमने यहां पर बना लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आएंगे वहां पर भी हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, वो मेरे हिसाब से इससे भी ज्यादा इजी है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, अब थोड़ी सी और थ्योरी रह गई, आपने परेशान नहीं होना है, बस जल्दी से हम इसको खत्म करके फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। या देखें आपको ये 3 वर्ड एक्सरसाइज में नजर आएंगे, ये 3 टर्म हम इनको पहले समझ लेते हैं। एक है कन्वर्स, एक है इनवर्स और एक है कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, ये जो तीनों टर्म्स हैं ऊपर हम जो कंडीशनल पढ़ के आए थे इसके साथ इनका यूज होगा। ठीक है, देखें अगर हमारे सामने इस तरह एक कंडीशनल हो P इंप्लाइज Q या इफ P देन Q, ठीक है, तो इसके लिए अगर हम कन्वर्स लिखना चाहेंगे, कन्वर्स का मतलब होता है उलट, इसमें हम क्या करेंगे, हम ये जो कंडीशनल है इसमें स्टेटमेंट की पोजीशन चेंज कर दिया करेंगे। ठीक है, तो अगर ये P इंप्लॉइज Q आ रहा है तो इसका जब हम कन्वर्स लिखेंगे तो हम इसको Q इंप्लॉइज P कर देंगे। Q को मैं पहले ले आया हूं, P को बाद में ले आया, तो इसको कन्वर्स कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है इनवर्स, इनवर्स का मतलब भी उलट ही होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये जो कंडीशनल है इसमें ये स्टेटमेंट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन इनका जो निगेशन या नॉट वाला साइन है वो हमने चेंज कर लेना। ठीक है, यानी कि यहां पर अब P इंप्लॉइज Q है, दोनों के साथ नॉट का साइन नहीं है, तो इनवर्स की सूरत में हम दोनों के साथ नॉट का साइन लगा देंगे, दोनों की निगेशन कर देंगे। ठीक है, इसमें पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी इस तरह स्टेटमेंट होगी, अगर उनके साथ नॉट लगा होगा तो हम उसको रिमूव कर देंगे, और अगर नॉट नहीं लगा होगा तो हम नॉट दोनों स्टेटमेंट के साथ लगा देंगे। ठीक है, ये इनवर्स है। कन्वर्स में हम पोजीशन चेंज करते हैं, इनवर्स में हम ये नॉट वाला जो सिंबल है ये लगाते हैं, अगर नॉट वाला सिंबल लगा होगा तो उसको हटा देंगे, अगर नहीं लगा होगा तो उसको लगा देंगे। और उसके बाद है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ये कन्वर्स और इनवर्स वाली दोनों चीजें होंगी। इसमें हम इस तरह अगर हमारे सामने ये कंडीशनल आएगी P Q, हम इन दोनों स्टेटमेंट की पोजीशन भी चेंज करेंगे। देखें Q को पहले ले आया हूं और P को बाद में ले आया, और हम इनकी नॉट की वैल्यू भी चेक करेंगे, अगर नॉट की वैल्यू लगी होगी तो हम हटा देंगे, अगर नहीं लगी होगी तो हम लगा देंगे। ठीक है, यानी कि ये कन्वर्स और इनवर्स वाले दोनों काम को जब आप इकट्ठा करें तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो देखें ये P Q है तो उसको मैंने एक तो पोजीशन चेंज कर दी, मैंने Q इंप्लाइज P लिख दिया, और दूसरा जो है यहां पर इनके साथ मैंने नॉट भी लगा दिया। ठीक है, तो ये कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये 3 अल्फाज आपने याद रखने हैं।
और उसके बाद अब लास्ट हम देखते हैं थ्योरम, कंजक्चर और एक्सियम। थ्योरम क्या होता है? थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट। कि थ्योरम जो है आपके पास ऑलरेडी जो मौजूद हकायक होते हैं, जो नॉन फैक्ट होते हैं, उसकी बुनियाद पे उसको साबित किया जा चुका होता है। ठीक है, अब इसका आगे क्वेश्चन आ रहा है, वहां पर फिर हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद है कंजक्चर। कंजक्चर इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन बट नॉट येट बीन प्रूव्ड। थ्योरम में तो देखें ये होता है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है उसको पहले कुछ तजुर्बात, एक्सपेरिमेंट या कुछ ऑब्जर्वेशन के नतीजे में उसको साबित किया जा चुका होता है। लेकिन कंजक्चर को हम ट्रू ही मानते हैं कि ये चीज ट्रू है, लेकिन हमारे पास उसके बारे में कुछ पुराने मुशाहिदात होते हैं। ठीक है, हमने उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू या प्रैक्टिकली तो प्रूव नहीं किया होता, लेकिन पुराने कुछ हमारे पास ऐसी मालूमात होती हैं, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि हाँ नहीं ये ट्रू ही है। ठीक है, इसको हमने साबित तो नहीं किया होता लेकिन इसको ट्रू हम मान रहे होते हैं। ठीक है, ये थ्योरम और कंजक्चर हो गया। उसके बाद एक्सियम है। एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। और एक्सियम जो है ये एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसको हम बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी मुशाहिदे के, बगैर किसी एक्सपेरिमेंट के हम कहते हैं कि ये चीज ट्रू है। ठीक है, ये चीज सही है। तो अभी इनकी आगे एग्जांपल आएंगे, फिर मैं आपको वहां पर उसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कि हमसे कहा जाएगा कि थ्योरम, कंजक्चर और एक्सियम में फर्क बताएं, तो वहां पर मैं आपको इनकी एग्जांपल से मजीद इनको क्लेरिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमने इसकी थ्योरी देख ली है। अब मुझे मालूम है ये काफी जो है ना आपको बोरिंग लगी होगी, लेकिन बेटा इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप ये इसकी एक्सरसाइज को जो है सॉल्व कर पाएंगे। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि एमसीक्यू का क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का है। ठीक है, अब नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, हमने जिस तरह का इंडक्शन या इंडक्टिव रीजनिंग का पढ़ के आए थे कि यहाँ पर ये 4 ऐसे एग्जांपल दिए, तो इनमें से कौन सी एग्जांपल जो है इंडक्टिव रीजनिंग वाली एग्जांपल है। ठीक है, तो देखिए हमने इंडक्शन या इंडक्टिव रीजनिंग में क्या पढ़ के आए थे कि इसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका मतलब है कि जो ऑप्शन ए है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ये इसके लिए ट्रू ऑप्शन हो जाएगी, तो आप इसको सर्कल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग। अब यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्शन की हमने देखनी है कि करेक्ट एग्जांपल कौन सी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो डिडक्शन में हम क्या पढ़ के आए थे कि इसमें हम इंडक्शन की तरह एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते, हमारे पास ऑलरेडी कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ मालूमात होती हैं जिस बेस पे हम जो है नतीजे पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहां पर फिर ये ऑप्शन डी देखें, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट। जो ऑलरेडी हमारे पास फैक्ट या फिगर या मुशाहिदात होते हैं या मालूमात होती हैं, उस बेस पे हम कंक्लूजन या नतीजे पे पहुंचते हैं, तो इस चीज को फिर डिडक्शन या डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो ये ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आ जाए जी, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहां पर ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये देखें, ये जो ऑप्शन सी है कि 22/7 इज नॉट मेंबर और डज नॉट बिलोंग टू इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये हम जानते हैं कि हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं वो या तो रेशनल होते हैं या इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, रेशनल कौन से होते हैं? ऐसे रियल नंबर जिनको कि हम फ्रैक्शन या कसर या हम अपनी लोकल जुबान में कहते हैं कि बटा की सूरत में लिख सकते हैं, जैसे कि ये एक नंबर है। ठीक है, ये फ्रैक्शन की सूरत में, तो ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहा जाता है, उनको क्यू से शो किया जाता है। ठीक है, और ऐसे नंबर जिनको के फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जैसे कि √2 है, √3 है, इनको इर्रेशनल नंबर या गैर नातिक आदाद भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, इनको इर्रेशनल नंबर कहा जाता है, और इर्रेशनल नंबर का सेट जो है ये क्यू डैश से शो किया जाता है। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ के आए। तो अब यहां पर देखें, हमसे कहा जा रहा है कि ये जो नंबर है 22/7 ये इर्रेशनल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि देखें ना, ये तो फ्रैक्शन की सूरत में मैंने लिखा हुआ, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जितनी स्टेटमेंट है सारी फॉल्स है, वो मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद आ जाए जी नंबर पार्ट 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट रिप्रेजेंट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द स्टोव इज बर्निंग। ठीक है, स्टोव इज बर्निंग हमारे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, तो इसका नॉट क्या हो जाएगा, या इसका अगर नेगेशन होगा या इसका जो मंफी है वो क्या हो जाएगा कि हम कहेंगे स्टोव इज नॉट बर्निंग। ठीक है, कि चूल्हा जल रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा, ये इसका नॉट हो जाएगा ना। तो ये ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट P and Q इज ट्रू व्हेन,
कि P और Q की जो कंजक्शन की वैल्यू है, जो एंड ऑपरेटर हम यूज कर रहे थे P एंड Q, वो आपको मैंने बताया था कि किस सूरत में ट्रू होगा, जब P और Q दोनों ट्रू होंगे। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था कि आप इस चीज का रटा लगा रहे हैं जब हम ट्रूथ टेबल बना रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये जो ऑप्शन है बोथ P एंड Q आर ट्रू, जब दोनों ट्रू होंगे तो उसका मतलब है कंजक्शन की वैल्यू ट्रू होगी, तो ये ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। और उसके बाद है कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली इफ। अब कंडीशनल किस सूरत में फॉल्स होती है, आपको मैंने बताया था कि जब पहली वाली वैल्यू या एंटीसीडेंट ये ट्रू होगी और दूसरी वाली वैल्यू या कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होगी, तो फिर कंडीशनल की वैल्यू हमारे पास फॉल्स आएगी। देखिए, मैं आपको इसका कंडीशन का जो ट्रूथ टेबल एक बार फिर दिखा देता हूं ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए। ये हम पढ़ के आए थे, देखें ये कंडीशन का हमने ट्रूथ टेबल बनाया था कि अगर पहले वाला ट्रू होगा दूसरे वाला फॉल्स होगा तो हमारा जो रिजल्ट है या कंडीशनल की वैल्यू है ये फॉल्स होगी, अदरवाइज देखें सारे ट्रू है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम आ जाए वापस क्वेश्चन पे, तो यहां पर देखें जो ऑप्शन ए है, यहां पर है एंटीसीडेंट इज ट्रू, यानी कि पहले वाला ट्रू होगा, कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स यानी कि दूसरे वाला फॉल्स होगा, तो फिर कंडीशनल की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इसका मतलब है ये जो ऑप्शन ए है ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है, तो मैं इसको सर्कल कर लेता हूं। ठीक है, और उसके बाद नंबर 7 है कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P इंप्लाइज Q इज। अब देखें यहाँ पर कॉन्ट्रा पॉजिटिव आ गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता था कि हम ये जो दो स्टेटमेंट आती थी कंडीशनल की सूरत में, इनकी हम पोजीशन भी चेंज कर रहे थे और इनकी जो नॉट की वैल्यू है वो भी चेंज करते थे। ठीक है, और उसके बाद नंबर 8 है द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर। अब यहां पर इन्होंने एवरी इंटीजर लिखा है, लेकिन ये एवरी इवन इंटीजर होना चाहिए, हर जुफ्त अदद। ठीक है, ग्रेटर देन 2 इज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, के कोई भी इवन इंटीजर या जुफ्त अदद जो कि 2 से बड़ा हो, ठीक है, उसको हम दो प्राइम नंबर या दो मुफरद आदाद के मजमूए के तौर पे या सम के तौर पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, 2 से कोई भी बड़ा आप जो इवन नंबर है या जुफ्त नंबर है वो ले लें। हम ले लेते हैं 8। ठीक है, अब 8 जो है अगर हम दो प्राइम नंबर लें, एक 5 और एक 3, दोनों को आपस में जमा करें तो हमें 8 मिल जाता है। ठीक है, यानी कि 8 या 8 जो है इसको हम दो प्राइम नंबर 5 और 3 के मजमूए की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई और नंबर 12 ले लें। ठीक है, तो 12 देखें, अब आप दो प्राइम नंबर ले लें, एक 5 ले लें, एक 7 ले लें, दोनों को ऐड करें तो हमें 12 मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा इवन नंबर जो कि 2 से बड़ा हो उसको हम दो प्राइम नंबर या मुफरद आदाद के जमा की सूरत में या मजमूए की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को कंजक्चर बोलते हैं, क्योंकि अभी तक जितने नंबर्स के लिए इस चीज को चेक किया गया है ये चीज सही साबित हुई है, लेकिन सारे नंबर्स के लिए इसको अभी तक चेक नहीं किया गया। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट जो कि मौजूदा मालूमात के मुताबिक, जो हमारे पास मौजूदा मालूमात या मौजूदा जो डेटा होता है उसके मुताबिक वो सही साबित हो रही होती है, तो उसको कंजक्चर बोलते हैं। ठीक हो गया, अभी सारे नंबर्स के लिए इस चीज को चेक नहीं किया गया, इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तो साबित नहीं किया गया सही, लेकिन अभी तक मौजूदा जो हमारे पास मालूमात है उसके मुताबिक ये सही है। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को कंजक्चर बोलते हैं। तो आप ये ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन बी को सर्कल कर लिया, आप टिक कर लें या सर्कल कर लें। ठीक है, और उसके बाद है द स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट। अगर आपके पास 2 पॉइंट हो तो उनके दरमियान हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो अंडरस्टूड बात है, एक आम आदमी भी जानता है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट हो तो उनको अगर हम इस तरह लाइन से मिलाएं तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, हर 2 पॉइंट के दरमियान स्ट्रेट लाइन बन सकती है, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, इस स्टेटमेंट को हम पढ़ के आए थे कि ऐसी स्टेटमेंट को फिर एक्सियम कहते हैं। ठीक है, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, हम ऑलरेडी जो है उसको ट्रू मानते हैं। और उसके बाद लास्ट है द स्टेटमेंट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, कि एक ट्रायंगल की जो अंदरूनी जावियां हैं उनको आपस में जमा करें तो 180 डिग्री है। ठीक है, इस चीज को प्रूफ किया गया है सबूत के साथ। तो ऐसी चीज जिसको के सबूत के साथ सही साबित किया गया हो उसको थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ये ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये थ्योरम, एक्सियम और कंजक्चर में आपको फर्क समझ आना चाहिए। थ्योरम में कोई भी स्टेटमेंट है उसको सबूतों के साथ पहले प्रूफ साबित किया जा चुका होता है। ठीक है, और एक्सियम में हमें कोई सबूत नहीं चाहिए होता, कोई हमें एविडेंस नहीं चाहिए होता। एक्सियम में जो स्टेटमेंट होती है उसको हमेशा हम ट्रू मानते हैं बगैर सबूत के, और कंजक्चर में हम ये करते हैं कि जो हमारे सामने स्टेटमेंट आती है उसको हम ट्रू मान रहे होते हैं, लेकिन उसको थ्योरम की तरह अभी तक प्रूफ नहीं किया गया। हमारे पास जो मालूमात होती है उसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये जो चीज है अभी तक तो ट्रू है, आगे जाके अगर फॉल्स हो जाती है तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है।